नमस्कार। मेक मी स्टार के आज के इस पॉडकास्ट में मैं कर्नल आलोक गोयल, मैं वेटरन ऑफिसर हूँ। ये एक विशेष पॉडकास्ट मैं करने जा रहा हूँ जिसमें 1970-80 के दशक की जो विवाह योग्य लड़कियाँ थीं, मैं उनका चित्रण करना चाहता हूँ कि उस समय की जो विवाह योग्य लड़कियाँ थीं उनकी मानसिकता क्या थी, वो विवाह को, नौकरी को और उसके जीवन को को क्या सोचती थीं और क्या समझती थीं। मेरा ये भी मानना है कि एक सशक्त राष्ट्र और समाज के लिए परिवार का और जो पारिवारिक जीवन है उसका मजबूत होना, खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम ये देखते हैं और जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज की विशेष मेहमान अनीता गोयल, जो लगभग 70 वर्ष की हैं और उन्होंने करीब 50 वर्ष विवाह के बाद के जीवन देखा है, उनको आमंत्रित करता हूं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आलोक जी। नमस्कार, धन्यवाद आलोक जी। आपने मुझे पॉडकास्ट पे मुझे आने का मौका दिया, अपनी ज़िंदगी के संस्मरण सुनाने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये पॉडकास्ट जो है एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से करेंगे बिल्कुल और एक वार्तालाप के रूप में करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं शुरू करता हूँ। आप अपने थोड़ा जन्म के विषय में कुछ बताएंगी? हाँ, मेरा जन्म मुजफ्फरनगर ज़िले में 1 मार्च 1953 में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी बड़े MA LLB उस टाइम के बहुत पढ़े लिखे थे, जो कि शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। हम लोग 4 बहन भाई थे, जिसमें उन्होंने चारों बहन भाइयों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और मैंने स्वयं BA इन इकोनॉमिक्स, MA इन इकोनॉमिक्स विद गोल्ड मेडल, क्या बात विद गोल्ड मेडल बहुत अच्छा। एंड BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करी। मैं जितना भी आपको जानता हूँ उसको देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि आप अपने उस समय की जो लड़कियाँ थीं जी और एक बिट हायर मिडिल क्लास थोड़ा ऊपर की तरफ की लड़कियाँ जो थीं जी उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। जी बिल्कुल सही। और उसको मद्देनज़र रखते हुए जी अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि MA इकोनॉमिक्स करने के बावजूद, BEd करने के बावजूद आपने विवाह को प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि उस समय में विवाह ही प्राथमिकता होती थी, पेरेंट्स की भी और शायद लड़कियों की भी। तो वैसे तो करना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, मैं रिसर्च भी करना चाहती थी, मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स जो है एक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे समय से। उस टाइम एलिजिबल एज जो थी 20 से 23 तक मैक्सिमम लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो इसीलिए विवाह को प्राथमिकता देना, तो पेरेंट्स की इच्छा, अपनी इच्छा, तो विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। क्या आपको इस बात का दुख है कि आपने विवाह को प्राथमिकता दी? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। आपको जो अरेंज मैरिज, जैसा कि मैं जानता हूँ आपकी हुई है, क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता आपके लिए एक योग्य वर ढूंढ पाए? हाँ, मेरे विचार से बिल्कुल ढूंढ पाए। हाँ, थोड़ी परेशानियाँ आई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से थोड़ी फैटी थी और शायद आज भी हूँ। तो जब मैच ढूंढते थे तो कुछ लड़के मुझे रिजेक्ट करते थे, कुछ को मैं रिजेक्ट कर देती थी। तो एक अच्छा मैच ढूंढने में
थोड़े स्ट्रगल तो हुआ है, लेकिन अंत भला तो सब भला। ये बिल्कुल तो ठीक कहा आपने। तो मुझे एक अच्छा पति इंजीनियर सरकारी नौकरी वाले मिले और अच्छी ससुराल मिली। तो क्या आपने विवाह को मद्देनजर रखते हुए मेहनत की इस बात के लिए? जैसे आपने बताया कि आपका वजन थोड़ा ज़्यादा था, तो क्या आपने उसे कम करने की कोशिश की? थोड़ा बहुत, नथिंग। मुझे मेरे पति ने जैसी मैं थी वैसे ही एक्सेप्ट करा। शादी के बाद भी शायद मैं जब डाइटिंग करती थी कि मैं चाहती थी मैं पतली हो जाऊँ, तो मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते थे कि मैं जैसी पसंद करके लाया था तुम वैसी ही रहो, क्या बात, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। बहुत अच्छी। विवाह के पहले जो 10 साल है वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आगे की जीवन की भूमिका वहाँ बनती है। विवाह के पहले 10 साल, पहले 10 साल। तो उन 10 सालों में शुरू में आपने कैसे सामंजस्य बैठाया, जैसे कि जिसे आजकल एडजस्टमेंट वाली बात बहुत कही जाती है, तो वो कैसे सामंजस्य बैठा? आपने क्या एडजस्ट किया, आपके पति ने क्या एडजस्ट किया? देखिए, ये शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो परिवारों से अलग अलग व्यक्ति आते हैं। लड़की भी अलग परिवार से आती है, लड़का भी अलग आता है, तो थोड़े डिफरेंसेस तो होते हैं, थोड़े डिफरेंसेस तो दोनों पति पत्नी में होते हैं, लेकिन इसको हम एडजस्टमेंट कहें या कहें मिलजुल के रहना, ओके। इसको हम कहेंगे मिलजुल के रहना। तो शुरू शुरू में थोड़ी परेशानियां होती हैं, थोड़ा लड़की एडजस्ट करती है, थोड़ा लड़का एडजस्ट करता है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। हम अगर इस एडजस्टमेंट वर्ड, जो कि आजकल एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है कि एक कष्ट देता है एडजस्टमेंट, जी, उसको इस तरह ना देख के अगर मैं ये कहूँ कि ये मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत होती है, और वो सिर्फ शादी में ही नहीं, आप कहीं नौकरी हर करने भी रिश्ते में जाएंगे, होती है, हर रिश्ते में होती है, और अगर आप बाहर नौकरी करने जाएं वहाँ भी उसमें जरूरत भी पड़ती होती है। जी, है। तो इसको क्या हम इस तरह से कह सकते हैं? एडजस्टमेंट या मिलजुल के रहना ये हर जगह, बचपन से लेके, बचपन में बहन भाइयों के साथ, फिर शादी के बाद पति के साथ, ससुराल वालों के साथ, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने हायर ऑफिसर्स के साथ, ये आपको एडजस्टमेंट कह लीजिए या मिलजुल के रहना, ये आपको हर फील्ड में करना पड़ता है और करना चाहिए। जैसा कि मुझे पता है कि आपके 4 बच्चे हुए थे, हाँ जी, मेरे और एक यूपी इरिगेशन में आपके पति राकेश गोयल जी उसमें असिस्टेंट इंजीनियर थे। जी जी तो क्या वो आपको आपके घरेलू कार्यों में मदद करते थे? हाँ, करते थे। वैसे तो सरकारी नौकरी में आपको पता है कि सर्वेंट फैसिलिटी भी काफ़ी मिलती है। हमारे पास घरेलू सहायक भी रहते थे हमेशा, लेकिन फिर भी गोयल साहब मेरी बच्चों की परवरिश में, उनकी एजुकेशन में, वर्क में, हर फील्ड में मेरी बहुत हेल्प करते थे। मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि एक धारणा है कि उस समय के जो पुरुष थे वो बहुत ही दबदबा रखते थे परिवार में, स्त्रियों को दबा के रखते थे, उनकी इच्छाओं की कोई वैल्यू नहीं थी, और घर में किसी तरह का कोई सहयोग नहीं देते थे। कि आपको इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर परिवार में ऐसा नहीं था। मेरे सराउंडिंग्स, मैंने जो बचपन जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है, तो मैंने जो मम्मी पापा को देखा है, या फिर अब शादी हुई भैया भाभी दीदी चाची सबको देखा है, तो वहाँ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि मेल पर्सन फीमेल को दबा के रख रहा है। आपने ये नहीं देखा? मैंने नहीं देखा है। जो वो समय था 70 के बाद का, और मैं कहूँगा 70 से 80-85 तक का, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत कठिन समय था, क्योंकि हम 1972 तक हम 4 लड़ाइयाँ 20 साल में देख चुके थे। जी उसके चलते हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति थी
वो भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। आपको शायद याद हो कि एक वो पिक्चर भी आई थी जिसमें गाना था कि हमें महंगाई मार गई। तो इन सब के चलते अब जो अर्थ वाला एस्पेक्ट है जीवन का, जी। विवाह का, वो आप कैसे बैठाती थी? देखिए, अर्थ का जहाँ तक है, जब आपकी लाइफ बिगनिंग होती है, स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं आपके पास नहीं होती, बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, जो होता है सैलरी पे गुजारा होता है। तो लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आई, लेकिन हम मैनेज करते रहे। हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि जिसके कारण हमारे कुछ काम रुके हों या हमने कुछ कठिनाइयों का सामना करना हो। हम अपनी ज़िंदगी स्मूथ तरीके से बच्चों के साथ चला रहे थे। आप उन 10 सालों में अपने पति के साथ जो आर्थिक स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति थी, संतुष्ट थी और खुश थी? हाँ जी, मैं अपने पति के साथ हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर फील्ड में मैं उनसे खुश थी। खुश थी। एक ये लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि कुछ संबंध ऐसे हैं परिवार के, स्पेशली ससुराल के साथ, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जैसे जी, सास बहू, जी, जी, नंद जेठानी। जी, जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बहुत अच्छी इन-लॉज़ मिले, बहुत अच्छी ससुराल मिली। मेरा गोयल साहब एक तो सबसे प्लस पॉइंट था कि वो सबसे छोटे थे, अच्छा। और आप जानते हैं कि परिवार में सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा स्नेह मिलता है, सबसे ज़्यादा स्नेह मिलता है। तो सबसे मुझे भी सबसे छोटी होने की वजह से परिवार में अपनी नंदों का, अपनी जेठानियों का, अपनी सास का, सबका भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी सास ने आपके जीवन में, आपकी खुशियों में, आपके परिवार में आपको सहयोग दिया, मदद की? हाँ, मेरी मदर इन लॉ सास अम्मा जी ने बहुत मदद की, और वो मेरी ही नहीं, सब बहुओं के लिए बहुत डिवोटी थी, बहुत मदद करती थी। जैसे हम डिलीवरी टाइम में वो आती थी, बच्चे की देखभाल, मदर की देखभाल, उसके अलावा घर के जितने काम होते थे वो सब मैं बहुत ज़्यादा सहयोग करती थी। और वो एक बहुत धार्मिक और बहुत अच्छी सुशील महिला थी। उन्होंने कभी बहुओं के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया कि ये मत पहनो या ये मत करो। उनके हिसाब से सब बहुत अच्छा था। कभी कभी वो आपको टोकती भी होंगी, या सिखाने के लिए या किसी और वजह से, आप उसको सिखाने के कैसे लिए लेती थी? सिखाने के लिए टोकना अलग चीज़ है। वो सिखा रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं उन्होंने कभी हमारे ऊपर लगाई। आप अपने जो आपके संबंध थे उनके साथ और आपकी नंदों के साथ, जेठानी के साथ, क्या आप उसको संतुष्ट थीं, और आप एक, उन्होंने, उन संबंधों ने, इन रिश्तों ने आपके जीवन में खुशी दी? हाँ, बिल्कुल, उन मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे थे। सब जेठानियों से, सब बच्चों से, मेरे से तो बड़े लोगों के, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो बच्चे बहुत अफेक्शनेट थे। मेरे बड़े जेठ के बच्चे, सब लोग, नंद के बच्चे, सब मेरी हम उम्र के थे, क्योंकि तो वो मुझे चाची मामी नहीं, एक एज ए फ्रेंड ट्रीट करते थे। क्या बात, और बहुत मुझे अच्छा। सबसे, मतलब मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। आप शायद उनके लिए मक्खन लगा रही हैं ससुराल को अपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या ये फैक्ट है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक्सेप्शन नहीं थी? जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपके जानने वाली और कजिन्स हैं, क्या लगभग उनका जीवन भी एक खुशहाल जीवन रहा? देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर मैरिज फ्रेंड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जहाँ तक पता है सबकी अच्छी लाइफ थी। लेकिन मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा मिला। ओके। अपनी जो धर्म, जिसको
रिलीजन ना समझकर जो इसका मूल अर्थ कर्तव्य पालन है, जी 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 अगर हम अभी इन 15 सालों की बात कर रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्यों को अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और इन रिश्तेदारों के प्रति क्या अपनी संतुष्टि तक पूरा कर पाए? भाई, मैंने तो अपनी संतुष्टि के लिए अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने सब इन लॉज के प्रति अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया है, पूरा सहयोग। अब अन्यथा अगर किसी को शिकायत हो, वो आई डोंट नो, ओके, यू आर हैप्पी। आई एम हैप्पी। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपके अच्छे संबंध रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी आपके इससे बिल्कुल। खुश रहे होंगे। हाँ। मैं एक थोड़ा सा अब एक ऐसे विषय पर आना चाहूँगा जो हमारे समाज में अक्सर बाध्य है, उस पर बात नहीं की जाती है, लेकिन है बहुत आवश्यक। जब शादी होती है जी उसमें एक रस्म होती है, रस्म भी है और उसकी नेसेसिटी है, वो है सुहागरात। जी जी उसको बड़े धूमधाम से मनाया भी जाता है, सेज सजाई जाती है और सब उसको स्वागत भी करते हैं। आपका ये जो रोमांस वाला एस्पेक्ट है अपने पति के साथ, कैसा रहा? देखिए, हमारे समय में ये सब चीज़ें बहुत ओपन नहीं थी, बहुत चीज़ें ओपन नहीं थी। बहू आई, उसका स्वागत करा और फिर वहीं पे अपना उनकी सुहागरात कह लीजिए, फर्स्ट नाइट कीजिए, वो हो गए। उसके बाद बस ये है कि कुछ दिन के लिए बच्चों को हमें भेज दिया घूमने के लिए, वहाँ हम एक दूसरे को जानने का, क्योंकि हनीमून का मतलब क्या है? हनीमून का मतलब है कि एक दूसरे को समझना। इट्स नॉट सेक्सुअल लाइफ, ये एक दूसरे को समझने का वक्त होता है कि अकेले रह के हम एक दूसरे को, एक दूसरे की इच्छाओं को, एक दूसरे की नापसंद को समझे जाने। वो बहुत अच्छा रहा। मैं शादी के बाद गर्ल साहब के साथ शिमला गई घूमने, बहुत अच्छा पीरियड रहा। ये एक मान्यता है और शायद सच भी है कि पुरुष जो है बहुत डिमांडिंग होता है इस विषय को लेकर, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, और एक रस्म भी है जिसे मंडा कहते हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिंबल्स लगाए जाते हैं। जी और जहाँ तक मेरा जानकारी है, ये जो हमारा फेरों का मंडप बनता है जिसमें 4 पिलर्स लगाए जाते हैं, वो भी इसी को दर्शाते हैं। धर्म अर्थ काम। तो काम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन का अंग है, विवाह का विशेष रूप से, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आगे परिवार, विवाह और परिवार चलते हैं। अब ये जो विषय है कि पुरुष बहुत डिमांडिंग है, तो शायद आपके पति भी रहे होंगे, तो आप हाँ, कैसे पूरा करती थी? कैसे क्या, नॉर्मल। पति थे डिमांडिंग, लेकिन पत्नी उनके साथ उनकी खुशी के लिए, मिलजुल के रहने की क्योंकि बात है, तो उनकी खुशी के लिए सब करती थी। तो क्या आपको भी उसमें आनंद प्राप्ति होती थी? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। पर क्या मैं इसको इस तरह से कहूँ कि औरतें भी उसमें आनंद प्राप्त करती हैं? करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो क्या ये संतुष्टि पुरुष और महिला की एक अच्छे परिवार की, खुशहाल परिवार के लिए आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। अच्छे खुशहाल परिवार के लिए हर तरह से संतुष्ट होना आवश्यक है, पति का भी, पत्नी का भी। चलिए, अब बहुत अच्छा, और आपने बड़े फ्रैंक होकर ये जिस भी मर्यादाओं को देखते हुए आपने इसका उत्तर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज के बच्चे हैं वो इस बात को समझेंगे कि ये चीज़ कितनी आवश्यक है। और पहले भी जो 70-80 के दशक की लड़कियां हैं वो इस बातों को भली भांति समझती थी। अब मैं एक थोड़ा सा दुखद पीरियड की तरफ आऊँगा, जिसमें करीब 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद एक रोड एक्सीडेंट हुआ। जी, कुछ बताएं उसके विषय में।
उसके विषय में आपने एक मेरी दुखती रग छोड़ दी है, दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये मेरे जीवन का एक बहुत दुखद हिस्सा रहा है कि जब मैं बिल्कुल खुशियों के शिखर पे थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ मैं पारिवारिक जीवन से खुश थी, मेरे 4 बच्चे थे, चारों अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, पति भी अच्छे थे। तो हमारा इस ट्रांसफ़र काशीपुर से रुड़की हुआ और हम उस पे जा रहे थे। हम सामान पैक कर चुके थे, रुड़की में मकान मिला नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली बिजनौर बैराज के पास गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैंने अपने 3 प्रियजनों को खो दिया। एक गोयल साहब, एक मेरी बेटी और एक हमारा घरेलू सहायक जो मेरे पास पिछले 6 साल से काम कर रहा था। और वो हमेशा यही कहता था कि मेम साहब जी नौकरी करूँगा तो आपके साथ पास करूँगा, नहीं तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। वो कोसानी का रहने वाला था। ओके। वो भी हमारा एक फैमिली मेम्बर ही था। तो ये एक बहुत दुखद घटना रही है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस दुर्घटना के बाद आप उस परिवार में 4 बच्चों में से एक बेटी, जो 3 लड़के हैं आपके, एक लड़की है, वो चली गई और वो आपका एक पर्सनल सर्वेंट भी जी। चला गया। उस चैलेंज को आपने क्या उसकी स्कीम बनाई कि आप इसको कैसे आगे अपने परिवार को लेंगी? हाँ, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम एक अनजान शख्स, मैं इसमें भगवान के ऊपर बिलीव करती हूँ कि मारने वाला भी वही भेजता है, उसने ट्रक भेजा और बचाने वाला भी वही भेजता है। तो उस शख्स ने, अब वो बिजनौर जा रहा था, उसने अपनी बस छोड़ी और आउट ऑफ वे जाके किस किस तरह मेरे बच्चों को लिफ्ट ले लेके हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरा जो गाड़ी में वैल्यूएबल सामान था वो भी हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरे रिलेटिव्स को खबर करी। फिर उसके बाद वो अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हुआ। वो अनजान शख्स मेरे लिए एक भगवान बन के आया था। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो बिजनौर के रहने वाले हैं। अगर इस पॉडकास्ट को वो सुने तो कृपया ज़रूर संपर्क करें और तहे दिल से उनको धन्यवाद। ये बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए भी। अच्छा, तो आप बताएंगे उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो मेरे जीवन का संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि मेरे पास तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था मुझे। मैं तो बिल्कुल, घर ना मेरा काशीपुर बसा हुआ था ना रुड़की बसा था, तो मैं तो जमीन धरातल पर थी। उस समय सब ससुराल वालों ने, मायके वालों ने बहुत सपोर्ट करा। स्पेशली मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वी.के. गोयल साहब, जो कि आरएस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मेरठ आपके जेठ हैं वो? मेरे जेठ। तो वो वहाँ पे मेरठ में पोस्टेड थे। उन्होंने मेरी सबसे बड़ी हेल्प करी। हमने सबसे पहले तो बिजनौर ही रह के उन तीनों को बिजनौर बैराज पे ही अंतिम विदाई दी और मेरे तीनों बच्चे भी, मेरे को सबसे कम चोट लगी थी क्योंकि मैं गाड़ी से बाहर आ गई थी। मेरे तीनों लड़के जो आज भगवान की दया से ठीक है, उनको भी बहुत चोट लगी थी। तो हम रोने वालों के लिए रोने का टाइम नहीं था, हमें ये सोचना था कि इनको कैसे सर्वाइव करा जाए। तो उन तीनों को मेरठ भेजा, वहीं उन तीनों को वहीं अंतिम विदाई दी और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ मेरठ में मेडिकल ट्रीटमेंट, सेटलमेंट। तो 3 महीने उसमें गुजर गए कि 3 महीने बच्चों को रिकवर होने में लग गए। मेरे छोटे बच्चे तो इतने छोटे छोटे थे कि उनको इस इंसिडेंट के बारे में 2-2 महीने बाद पता लगा कि उनके साथ ऐसा हुआ। ओके। अब इस दुर्घटना के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा मोड़ आया, तो आपने क्या कोई जॉब किया या किस तरह से आपने परिवार को पालने की सोची? हाँ, देखिए यह है कि हमारे यहाँ सरकारी विभाग में एक
वो है कि मृतक आश्रित कोटे में ले पत्नी को या बेटे को जॉब दी जाती है। ओके। तो वो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मेरे इन लॉज नहीं चाहते थे कि हमारे घर की, क्योंकि वो नौकरी सिर्फ क्लरिकल होती है, अच्छा। नॉट ओके। ऑफिसर ग्रेड की। तो हमारे इन लॉज नहीं चाहते थे कि मैं उस जॉब को करूं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि तुम मायके मुजफ्फरनगर चले जाओ, क्योंकि सबका ट्रांसफरेबल जॉब था, कहीं एक परमानेंट ठिकाना तो चाहिए ना। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप मुजफ्फरनगर चले जाओ, आपने बीएड कर रखा है, आपको कहीं टीचिंग जॉब मिल जाएगी, आप टीचिंग जॉब करिएगा और वहाँ रहना। तो क्या आपने जॉब की? हाँ, मैंने जॉब करी, टीचिंग जॉब। मेरे पापा काफ़ी रिनाउंड थे, स्कूल्स में मैनेजिंग कमेटी में थे, मैंने जॉब करी। लेकिन मैं उस जॉब में 3 महीने बाद मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ। क्या आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम थी परिवार को पालने में? हाँ, मैं आर्थिक दृष्टि से सक्षम थी, और फिर गोयल साहब की पेंशन भी फिक्स हो गई थी, ओके। फिक्स हो जानी थी मतलब। तो इसीलिए फाइनेंशियली ऐसा नहीं लगता था कि शायद कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके। लेकिन भरे कुएं तो खाली हो जाते हैं, तो कुछ तो समय की सबसे बड़ी चीज़ है समय। अब 38 इयर्स 40, उसमें क्या है, आपको ज़िंदगी गुजारनी, तो आप उसको समय को कैसे पास करेंगे। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि मुजफ्फरनगर में रहने के बाद आप रुड़की चली गई। हाँ, ये डिसीजन कैसे लिया आपने और क्यों गई आप? ये डिसीज़न क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में खुश नहीं रहती थी, और मेरे बच्चे जो है नाना नानी के लाड़ प्यार में मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। और मैंने वहाँ फिर फॉर द टाइम बिंग कंप्यूटर का कोर्स करा, कंप्यूटर सीखना शुरू करा कि इस सोच से कि शायद मुझे जॉब के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसी बीच में आपसे मैं कहना चाहूँगी कि रुड़की में एक कपल है जो इरिगेशन में ही एजुकेटिव इंजीनियर, और वो हैं शशि जी और वाशने जी। तो मैं अक्सर मुजफ्फरनगर से अपना सेटलमेंट के लिए जाती आती रहती थी रुड़की। तो उन्होंने पूछा कि आपका कैसा चल रहा है, आप खुश हैं? मैंने कहा नहीं। तो उनका आप जॉब करना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल जॉब करना चाहती हूँ, मैं रुड़की आना चाहती हूँ। तो फिर हमने वो कोशिश शुरू करी। तो हमने ऑफिसर्स ने भी हमें बहुत सहयोग दिया, विशेषकर शशि जी ने, वाशने जी ने आउट ऑफ वे जाके रेजिडेंस दिलवाया और पोस्टिंग अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाया। एक इसमें बस कंप्यूटर का जो कोर्स करने के बाद मुझे ये बेनिफिट मिला कि वहाँ मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक सी ग्रेड का जॉब कर रही हूँ। मुझे कंप्यूटर से अटैच पोस्टिंग मिल गई और मेरा वर्क वहाँ कंप्यूटर पे ही था। बहुत अच्छा। हाँ। तो इस प्रकार आप रुड़की जाके एक जॉब भी कर पाएँ और अपने परिवार की देखभाल भी कर पाएँ। हाँ जी। आपने अपने बच्चों की शादियां भी की हैं और ये आसान नहीं है, किसी भी बच्चे की शादी करना एक बहुत बड़ा, और अकेले उस जिम्मेदारी को निभाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। कैसे कर पाई आप? बस देखते हैं ना, कहते हैं कि अगर मुसीबत भगवान देता है तो हिम्मत भी देता है, और भगवान खुद उतर के नहीं आता, भगवान माध्यम बनाता है सबको। आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं वो ही आपके भगवान हैं। तो रिश्तेदार, डिपार्टमेंट वाले, माँ के ससुराल, सब लोगों ने बहुत हेल्प करी, अच्छे मैचेस मिल गए। एक बड़ी बहू मेरी सहारनपुर की बहुत बड़े बिजनेस क्लास की बेटी है। सेकंड वन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में जीएम थे उसके फादर। तीसरे ने खुद पसंद करी है, उसकी लव मैरिज है पटना में। तो तीनों बच्चों ने अपनी अपनी लाइफ जो है पार्टनर, मैंने शादी करी, सबका सहयोग रहा और शादी करके तीनों बच्चों को सेटल करा। यहाँ ये मैं बताऊँगी कि जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड मिसिज जीसी गुप्ता थी, उन 48 इयर्स मेरे उस टाइम थी जॉब करते करते। तो उन्होंने मुझे बहुत अनकरेज करा कि भाभी जी आप बहुत परेशान होती हैं, आने चलने में दिक्कत है, तो आप स्कूटी चलाना सीख लीजिए। अरे वाह। मैंने उस एज में 2 व्हीलर चलाना सीखा और उसके बाद मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई, बहुत आसान हो गई। अब आपने 3 बहुएं हैं आपकी, क्या आप अपने को
बेहतर सास समझती हैं उनसे जो आपकी थी? हमने तो जैसी सास देखी थी हम वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और अच्छी सास है या बुरी वो तो मैं तो अपने लिए अच्छी हूँ, लेकिन वो तो मेरी बहू ही बता पाएंगी कि मैं अच्छी हूँ या खराब हूँ। उसके लिए मैं तो नहीं कह सकती कि मैं अच्छी सास हूँ, हाँ, वो तो मेरी बहू ही बताएंगी, उनका एक्सपीरियंस बताएगा कि कैसी सास है। नहीं, जो हमें पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार के आपके संबंध हैं वो बहुत ही मधुर संबंध हैं। इसके पॉडकास्ट के अंतिम दौर की तरफ चलते हुए आपने जीवन के करीब 50 साल, एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। जी जी जी। आज भी बदलाव जारी है। इस समय आप अपना को कैसे व्यस्त रखती हैं और कैसे, और मैं को ये कहने में कोई शक नहीं, वो झिझक नहीं है कि आप उस उम्र की नहीं लगती। थैंक यू आलोक। देखिए, सर्विस करी मैंने, मैं 2013 में रिटायर हुई अपनी जॉब से। और रिटायर होने से पहले मेरे तीनों बच्चों की शादी हो गई और किस्मत से तीनों ने अपना इंदिरापुरम में तीनों ने अपने अपने मकान बना लिए, चाहे अपने एफर्ट से लोन लेके, चाहे थोड़ी बहुत मैंने हेल्प करी। तीनों सेटल हो गए। अब मैं उनकी तरफ से, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, बड़े बेटे के पास 3 बच्चे सबके पास, तो सब तरह से निश्चिंत होके रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर इंदिरापुरम शिफ्ट करा और अपनी इच्छाएं, जो मैं अपने सपनों को पंख देने की कोशिश करी। मैंने कहा कि अब मैं जीऊँगी तो अपने लिए जीऊँगी। तो मैंने बहुत सारे टूर से जुड़ी, मैं बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ टूर करे, जैसे अंडमान निकोबार, कश्मीर, भूटान। और मेरे बच्चों ने तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे तो इतने कंट्रीज़ घुमाए कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं करी थी। अमेरिका, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, मैं सब जगह घूम के बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्या ये जो आपने अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ साझा की है, एक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी क्योंकि आप काम नहीं करती थी, आपके साथ एक हादसा भी हुआ, इतना बड़ा हादसा जो भगवान ना करे किसी के साथ हो, इन सब के बावजूद भी आप अपने को संतुष्ट हैं, खुश हैं, जैसा कि शायद आजकल की लड़कियां ऐसा ना सोचें। आप क्या कहेंगी इसके विषय में? इसके विषय में तो मैं यही कहूँगी कि खुश रहना आपको, आप कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं, ज़्यादा में नहीं खुश रह सकते। खुशी तो मन की है, खुशी मन की है, खुशी बाहरी सुख सुविधाओं की नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप 10 पैसे में भी खुश हो सकते हैं, आप 1 लाख में भी खुश नहीं हो सकते, बिल्कुल है ना? ठीक बात। बिल्कुल। और इसके अलावा फाइनेंशियली जब तक गोयल साहब थे तो मुझे उनकी सपोर्ट थी। उसके बाद मुझे पेंशन मिली, अपनी सैलरी मिली, और अब तो मुझे अपनी पेंशन मिलती है। और फिर मैं खाली टाइम में फाइनेंस के लिए नहीं, मैं अब रिटायरमेंट के बाद अपना समय, क्योंकि मुझे खाली रहना नहीं पसंद है, मैं अभी भी अमेरिका जाती हूँ, सिंगापुर जाती हूँ, या अपने घर में मैं क्रिएटिव वर्क करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी डायमंड पेंटिंग्स बनाई है बहुत सारी, कि मैं अपने को बिज़ी रखूं। और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा। मैं सोसाइटी में हिंदी संस्कृत के बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। उसके अलावा मैंने अभी कुछ समय पहले से मैंने लड्डू बनाने का काम शुरू करा है, कि लोग बाग को घर के बने हुए लड्डू चाहिए, मैं अच्छे बनाती हूँ। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आप इतने अच्छे लड्डू बनाती हो, आप सबको खिलाओ। तो मैंने उस काम का भी शुरू करा। तो मेरा है सबसे बड़ा टारगेट कि मैं अपने को बिज़ी रखूं, और बिज़ी रह के खुशी मिलती है। मैं एक और पहलू पे आपके जीवन के उस पर कुछ आपके विचार जानना चाहूँगा। आपके साथ मेडिकल चैलेंजेस भी रहे। हाँ जी। क्या थे वो? मेडिकल चैलेंजेस, एक तो जब तो किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, ये तो बहुत पहली बात है, तो यूट्रस रिमूव कराया था। तो ठीक है, बच्चों ने सेवा करी, बहुत सेवा करी बच्चों ने। फिर उसके बाद मैंने नीज़ का ऑपरेशन करवाया, नी रिप्लेसमेंट करवाए। ओके। तब भी मेरी बड़ी डॉटर इन लॉ और लड़के सब ने
इतनी सेवा करी और सब कुछ। आप देख सकते हैं भगवान की दया से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब चलती हूँ, खूब घूमती हूँ। नहीं, आप सीढ़ी चढ़ के हाँ, ऊपर आई सेकंड हूँ। फ्लोर आई हैं। और स्विट्ज़रलैंड में तो जुंगफ्रो पे जाना हम्म। और वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, प्रासंगिक है, पर्सनल भी है। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या दूसरा फादर उनको वो प्यार दे पाता जो मैंने सिंगल मदर होके दिया? मैंने उनको सिंगल मदर होके, बहन चली गई उनकी, बहन का भी रोल निभाया, उनके फादर का भी रोल निभाया। क्या कोई दूसरा आदमी मेरे बच्चों को उतना प्यार दे पाता? शायद कभी नहीं। पर मुझे लाइफ पार्टनर मिलता लेकिन बच्चों को बाप नहीं मिलता, और अगर शायद माँ भी छिन जाती है। अगर किसी को मिलता है तो क्या वो गलत है शादी करना? उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि उसे कैसी पार्टनर मिलता है, क्या अपॉर्चुनिटी उसके सामने है, वो उसके ऊपर है। क्या किसी ने आपके परिवार में या ससुराल में सुझाव दिया कि आप शादी कर लें? नहीं, मेरे सामने तो कोई बात नहीं आई, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मम्मा कहती थी कि हम अनीता की दूसरी शादी कर दें, लेकिन दीदी ने कहा कि आप ये सोचिए कि ये 3 बच्चे कहाँ जाएंगे, ओके, इनको कौन पालेगा। चलिए, बहुत ही आपने इन विषयों को रखा, और उसका जैसे मैंने बताया, हमारा उद्देश्य यही है कि उस समय की महिलाओं के जीवन का, और आप उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसका चित्रण किया जाए। और आज की जनरेशन जो विवाह योग्य है या ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है, और जिस प्रकार से डाइवोर्स रेट और सेपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स मैरिज लाइफ में आ रहे हैं, वो इससे सबक लें, जैसा भी लेना चाहें। चलते चलते आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आजकल की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक तो परेशानियों से घबराएं नहीं, और आजकल हम देखते हैं कि 100 में से 50 लोग, ये एक शायद स्टेटस सिंबल हो गया, अरे मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन सिर्फ आपके मन की सोच है। आप अपने मन को खुश रखें, अपनी परिस्थितियों में एडजस्ट करें, तो कोई डिप्रेशन। तो मैं तो आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगी कि वो खुश रहे, और डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं है, खुश रहे। विवाह को भी एक बंधन नहीं माने, उसको एक एज ए कंपेनियन हस्बैंड को समझ के, हस्बैंड वाइफ को समझ के और रहें, तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या बात है। हाँ। आपने बहुत ही एक पॉजिटिव सोच और एक बहुत ही अच्छा संदेश। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अनीता जी मेरी सगी चाची हैं, और क्योंकि संबंध निकट का है तो इनके जीवन को कुछ कुछ मैं जानता भी था, और उस जीवन को समझते हुए मैंने उनसे ये प्रश्न किए, जिससे हम एक चित्रण जो है उस समय की नारियों का अच्छे से कर सकें। मैं आपने भी मेरा बहुत सहयोग करा, बहुत प्यार दिया आपने, सब बच्चों ने। अंत में मैं तो इतना ही कहूँगी कि जीवन तो सुखी होना ही चाहिए। बिल्कुल सही, दुखी जीवन का कोई मतलब नहीं। जिंदगी इतनी छोटी है, कब समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए जीवन सुख में होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपने ऊपर ही निर्भर है कि हम अपने जीवन को कितना खुश बनाते हैं। वो खुश रहने से है। आप हंसते रहें, दूसरों को हंसाते रहें, यही जीवन का लक्ष्य है। आप खुद हंसें, दूसरों को हंसाएं, यही सब जीवन का मूल मंत्र है। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक। थैंक यू फ्रेंड्स।